नाजरीन, कश्मीर लाइफ के लाइव शो में आपका खुशामदीद। आप जानते हैं पिछले कई दिनों से आपने अखबारों में पढ़ा होगा, दुबई में एक एक्सपो हुआ। वहाँ दुबई तो खैर एक्सपोज के लिए मशहूर ही है, लेकिन पिछले दिनों जनवरी के पहले हफ्ते में एक एक्सपो हुआ जिसमें काफ़ी एमओयूज साइन हुए। एलजी साहब जम्मू कश्मीर से तशरीफ ले गए थे, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग भी गए थे, ऑफिसर्स भी गए थे। तो इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमने आज तकलीफ दी है जनाब रंजन प्रकाश ठाकुर साहब को, जो पिछले 1 साल से ज़्यादा टाइम से हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्रीज के। तो ठाकुर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए मुझे आज। तो हम शुरू करेंगे इस बात से कि एक्सपो तो खैर होते ही रहते हैं एमिरेट्स में, दुबई में। तो ये खास, इसको किस चीज ने हमारे लिए खास बनाया? मैं दो बातों को थोड़ा एलैबोरेट करना चाहूंगा। वो फैक्चुअल करेक्शंस है, बिकॉज मैंने 1 मार्च को ज्वाइन किया था, तभी मुझे 10.5 महीने हुए, 1 साल नहीं हुआ है। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई ट्राई टू टेक सम क्रेडिट कि मैंने जो भी काम किया अभी साल भर पूरा नहीं हुआ है। तो मैंने 1 मार्च को ऑफिशियली अपनी इनिंग शुरू की थी एंड होपफुली अभी अब 1.5 महीने बाद पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, ये एक्सपो नॉर्मल एक्सपो नहीं था। दुबई में बहुत सारे एक्सपोजिशन होते रहते हैं, ये वर्ल्ड एक्सपो था। ये 4 साल में दुनिया के किसी एक देश में एक बार होता है। ये छोटी मोटी बात नहीं थी। इसकी एक्सपो की तैयारी सालों साल से दुबई वाले भी कर रहे थे। ये रूटीन एक्सपोजिशन लाइक वो टेक्सटाइल का या कार्पेट का या फ्रूट्स का ऐसा नहीं था। ये ग्लोबल एक्सपो था, जहां दुनिया की 190 कंट्री जो छोटे मोटे सब हैं और कई सारी कंपनीज बड़े बड़े हैं, उन लोगों ने मिलकर लगाया है। सैकड़ों एकड़ में लगा हुआ है और इसमें लगभग अभी तक 10 मिलियन लोग पहुंच चुके हैं 3 महीने के अंदर में, और उम्मीद है कि 25 मिलियन हो जाएगा कोविड से इफेक्ट नहीं हुआ तो। ये छोटी मोटी बात नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो लगा है पहली बार। एंड ऑफ कोर्स एशिया में बहुत कम एक्सपो होते हैं। मैं 20 साल पहले हैनोवर गया था, वहां मैंने देखा था। तो एशिया में एक्सपो कम होते हैं बिकॉज कई लोगों को पैसे इतने खर्चने की कैपेसिटी नहीं होती है। इस एक्सपो के जरिए हमने पूरी दुनिया को, इंक्लूडिंग द जीसीसी कंट्रीज व्हिच इंक्लूड्स ऑल द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएई, एंड दुनिया के जितने लोग आए, सबको ये दिखलाया कि हिंदुस्तान में क्या तरक्की हुई है, और एक 10 दिन का फंक्शन करके दिखाया जम्मू कश्मीर में क्या प्रोग्रेस है। जो मैं बोलना चाहूंगा आपके जरिए कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की हाल की बदलाव की बात नहीं थी। जितनी हमारी हेरिटेज है सैकड़ों साल की, जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी कल्चर है, म्यूजिक है, आर्ट है, सबको हमने डिस्प्ले किया। हम अकेले पहले स्टेट है, अब बाद में कोई और नकल करे हमारी अलग बात है, जिससे फिजिकल प्रोडक्ट डिस्प्ले किए। हमने टीवी स्क्रीन पे जरूर अपने आर्ट कल्चर दिखाया, अपनी जितनी कारीगरी दिखाई, अपने हुनर दिखाए हाथों के, बट साथ साथ सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले किए। साथ साथ म्यूजिशियंस ले गए, दोनों जम्मू एंड कश्मीर रीजन से गए, साथ साथ आर्टिजन्स गए। जैसे हमारे गुलाम रसूल साहब थे, जो हमारे पद्मश्री अवार्डी हैं, राष्ट्रपति ने उनको पद्मश्री इस साल दिया है, वो वहां बैठ के दिखा रहे थे अपनी हुनर की कैसे काम करते हैं। एलजी साहब उनसे मिले, और भी लोग जानते हैं। हम तो उनसे वाकिफ हैं, आपकी ऑडियंस उनसे वाकिफ है, गुलाम रसूल साहब कौन है, कितने जिद्दार आदमी हैं। उनसे मिलके एक खुशी होती है, हमारे हुनर को हम दिखाते हैं। ये एक्सपो में हम कश्मीरी खाना खिलाया 10 दिन तक, हमने कश्मीरी सामान बेचा, दिखाया लोगों को अलग से, आर्टिजन्स डिस्प्ले किए, म्यूजिक डिस्प्ले किया, प्रोडक्ट डिस्प्ले किए, और 12 वीडियो स्क्रीन पे जो हमारी ब्यूटी है, हमारी नेचर है, हमारे लोग हैं, हमारी जो गाने हैं, वो दिखाए। इसके साथ साथ एक दिन 6 तारीख को फंक्शन हुआ, जिसमें एक जो मैं खास बताऊंगा बाद में इसको टक करेंगे, कि हमने जुगलबंदी कराई डोगरी म्यूजिक की और कश्मीरी म्यूजिक की। 2 लड़कियां थी हमारे यहाँ, बहुत अच्छी लड़कियां थी, बहुत अच्छा गाना गा रही थी। तो हमने दिखाई जम्मू कश्मीर की जुगलबंदी कैसे हो सकती है, और ये यूएई की ऑडियंस को दिखाया, जिसमें मेजॉरिटी इमराती लोग थे और कुछ हिंदुस्तानी लोग थे। ये मैं मोटी तौर पर कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड एक्सपोजिशन में इंडिया ने बहुत अच्छा परिवहन बनाया था। दुनिया के सारे देशवाद भी हमारे काफी अच्छी रश हो रही थी, और 10 दिनों तक, जो कल हमारा आज शाम खत्म हो रहा है, हमने जम्मू कश्मीर के हेरिटेज को और मॉडर्न प्रोग्रेस को डिस्प्ले किया है। तो इस एक्सपो में बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुए, जिनमें एलजी साहब भी मौजूद थे। तो जानना चाहेंगे कि विच काइंड ऑफ एमओयूज डिड वी साइन? और इंटरेस्टिंगली देखिए, एमओयूज मैं अब ज्यादा साइन नहीं करता हूं, बिकॉज हमारे पास, याद बात करें, अक्टूबर में हमने 18 तारीख को जब हमारे डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन आए थे श्रीनगर में, सुल्तान अहमद सुलैम, तो उनके सामने पीयूष गोयल साहब से, जो हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, एलजी साहब के सामने राजभवन में हमने एमओयू की डिस्क्लोजर की थी। मैं दुबई तीसरी चौथी बार जा चुका हूं। हमने ये एमओयू 8 अक्टूबर को साइन किया हिज हाइनेस
तो रूरल्स कोर्ट के डायरेक्टर जनरल के साथ, मतलब दुबई गवर्नमेंट के जो हाईएस्ट अथॉरिटी पीएम के अलावा होते हैं, पीएम ऑफिस के जो कोर्ट के जो ऑफिशियल होते हैं, उनके साथ साइन किया। इस एमओयू में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और दुबई की गवर्नमेंट के साथ हमने मिलकर कहा कि हम कई सेक्टरों में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, लॉजिस्टिक्स पार्क्स में, रियल स्टेट में और कई सारे सेक्टर्स में जो हमने एटसेट्रा लिख के, ताकि हम कोलैबोरेट करेंगे और जो हमारी पॉलिसीज है वो इंकरेज करेंगे दुबई से इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए। इसी एमओयू के दरमियान हमने कई सारे बातें की। डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन श्रीनगर खुद आए थे पहली बार, वो आज तक श्रीनगर नहीं आए थे और बड़े खुश हुए आकर, उन्होंने ऐसी जगह देखी नहीं थी, क्योंकि डीपी वर्ल्ड का चेयरमैन पूरी दुनिया घूमता है, उनका अपना जेट है, बट श्रीनगर आके बहुत खुशी हुई उनको। उन्होंने एलजी साहब के नाश्ता भी किया, हमने डिस्प्ले भी किया एमओयू। इसी बात को लेकर के डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन से एलजी साहब की अलग से मुलाकात हुई, बिकॉज वो यहाँ श्रीनगर आए थे, एलजी साहब उनके यहाँ भी गए, उन्होंने अपने पाम जुमेरा उन्होंने दिखाया कि उन्होंने कैसे बनाया था, बिकॉज सुल्तान साहब ने ही पूरा पाम जुमेरा बनाया था। वो डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन है और डीपी वर्ल्ड दुनिया की लॉजिस्टिक्स की लगभग टॉप 3-4 कंपनीज में आती है, शुमार होता है उनका। उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी सब थी। हमने उनके लिए जमीन आइडेंटिफाई कर लिया है, पहले जम्मू में किया है और अगले फेज में वो कश्मीर वैली में जाएंगे। डीपी वर्ल्ड यहाँ पे ड्राई पोर्ट सेटअप करेगा, जिस कारण हमारे एक्सपोर्ट्स अब डायरेक्टली मूव करेंगे फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू द ग्लोबल लेवल ऑफ दुबई। दुबई से पूरी दुनिया में चले जाएंगे। हमारा जो ये कोशिश रहा है कि हम ये कामयाब हो पाए कि हम दुबई के थ्रू पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर पाए। अब अमेरिका तो बहुत दूर है, यूरोप बहुत दूर है हमारे लिए, पर दुबई से हमारी कल्चरल एफिनिटी है, हमारा आना जाना, हमारे लोग रहते हैं, दोनों जम्मू एंड कश्मीर के लोग रहते हैं वहां पे। तो दुबई से कनेक्शन स्टैब्लिश, हम ग्लोबल कनेक्शन स्टैब्लिश कर देंगे कि कई दफा आप अमेरिका जाना चाहते हैं, आप श्रीनगर से आप शारजाह जाएं, शारजाह से फिर अमेरिका चले जाएं, कई बार डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होता है। तो ये हम मॉडल ला रहे हैं हब एंड स्पोक का, कि आईसीडी या ड्राईपोर्ट खुल जाए जम्मू और कश्मीर में फेजेस में, पहले जम्मू फिर कश्मीर तुरंत आ जाएगा। तब तक कि हमारी रेलवे लाइन पूरी हो जाएगी 2023 जून जुलाई तक, तब हमारे जो कंटेनर्स हैं, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर चाहे ऑर्डिनरी कंटेनर्स हो, वो मूव करने शुरू हो जाएंगे। ये लगभग 10 दिन के अंदर में कश्मीर वैली से एक कंटेनर दुबई पहुंच जाएगा, उसके बाद दुनिया में कहीं भी जा सकता है। ये कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाएगी। साथ साथ हमने एमओयू साइन किया लुलू ग्रुप के साथ। लुलू ग्रुप अब डायरेक्ट टर्म्स में, जो पहले भी अनाउंसमेंट हुई थी पर वो फंक्शन से नहीं हो पाया बिकॉज हमारी एक कुछ टर्मिनल रेडी नहीं थी कार्गो की, ये कार्गो टर्मिनल इंटरनेशनल का, जिससे डायरेक्टली हम एयरलिफ्ट कर सकेंगे सारा सामान कश्मीर से और जम्मू से इनटू गल्फ एरिया फॉर सेल इनटू लुलू स्टोर्स। जैसा आप जानते हैं लुलू का मतलब अरबिक में पर्ल होता है। सबसे बड़ी ग्रुप है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, जो उनके पास रिटेल स्टोर है। तो ना सामान ये सामान खरीदते हैं बल्क में, ये अपनी दुकानों में बेचते भी हैं। जिसमें मैं इसका आपका मिसाल दूंगा, इसका गुच्छी हमारे जो होती है मशरूम्स होते हैं, ये वो आज बेच रहे हैं हमारे दुबई एरिया में, जो हमें यहाँ नहीं मिलते थे पहले। तो जो कश्मीर और जम्मू की अच्छी चीजें हैं, महंगी चीजें हैं, वहां पहुंचे, वहां के लोग खाएं, हमारे इंडियंस भी खाएं, विदेशी भी खाएं, उससे भी आगे अमेरिका और यूरोप जा सके। ये हमारा एफर्ट है। तो लुलू से हमारा एमओयू साइन हुआ। एमआर ग्रुप से हमने साइन किया कि वो मेजर मॉल और आईटी टावर डेवलप करेंगे दोनों जगह, कश्मीर में भी और श्रीनगर में भी, जम्मू में भी। तो उसके साथ साथ हमने और भी एमओयू साइन किए। एक noon.com है जो amazon.com की राइवल है, जिसको प्रमोट कर रहे हैं सऊदी अरब वाले, प्रमोट कर रहे हैं और साथ साथ प्रमोट कर रहे हैं दुबई वाले। तो noon.com अपनी बैक ऑफिस खोलेगा, वो 250 से 300 बच्चों को तुरंत रिक्रूटमेंट करने वाला है महीने भर के अंदर में, और बैक ऑफिस टेक ऑफिस खोलेंगे। तो जो बड़ी कंपनियां हैं दुबई बेस्ड गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, मैं पहले वो बोलूंगा, डीपी वर्ल्ड, आपकी noon.com, एमआर, ये तीनों ने हमसे एमओयू साइन किया। लुलू ने, और जो प्राइवेट कंपनी है, बहुत बड़ी ग्रुप है, उसने साइन किया हमारे साथ। हमारे दो और साइन हुए मेजर सुपरमार्केट स्टोर्स, अलमाया और अलादिल करके हैं, वो भी अब कश्मीर जम्मू से सामान ले जाएंगे। हमारा इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल अगले महीने के पहले अंत तक फंक्शनल हो जाएगा। आप जानते हैं हमारे डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन शारजाह एंड श्रीनगर शुरू हो गई, जो होम मिनिस्टर ने किया था। और जो बातें हुई हैं, जो अभी फाइनलाइज होनी बाकी पे, मैं थोड़ा कहूंगा, मैं उस तरीके प्रोब कर रहा हूं। दुबई से सीधा, नॉट जस्ट शारजाह, दुबई से श्रीनगर और दुबई से जम्मू की फ्लाइट भी 2 महीने में शुरू करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज आपने देखा होगा पाकिस्तान ने एक गलत काम करके हमारी फ्लाइट्स को रोक रखा है। जो मैं आपके जरिए बताना चाहूंगा लोगों को, कश्मीर के लोग पाकिस्तान होकर दुबई नहीं जा सकते हैं। ये कैसा मजाक है? दिल्ली का आदमी दुबई जाता है पाकिस्तान होके, पर कश्मीर के लोग नहीं जा सकते। ये आप उनको भगवान सद्बुद्धि देगी, वो समझे ऊपर वाले की बात। बट एक बार जब फ्लाई दुबई आ जाएगी तो वो पाकिस्तान शायद मना न कर पाए, बिकॉज कश्मीर लोगों को मुश्किलात बढ़नी नहीं चाहिए, उन्हें बराबरी का हक मिलना चाहिए। ये गलत हो रहा है जो हो रहा है आज की डेट में।
बट तो एयर कनेक्टिविटी आएगी दोनों जगह पे, दुबई के साथ बड़े कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी। और मैंने 2-4 नाम ले लिए, आपने और एक नाम सुना होगा सेंचुरी फाइनेंस का, वो लगभग 800 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, वो जम्मू रीजन में लगा रहे हैं, वो जम्मू के रहने वाले बालकृष्ण जी। हमारे कई ग्रुप्स जो है अभी दुबई बेस्ड हैं, जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, वो फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, होटल्स में। मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज उन्होंने एमओयू साइन नहीं किया है, पर बड़े बड़े होटल चेन्स इंटरेस्टेड हैं। एक शराफ ग्रुप है वो इंटरेस्टेड है, दुबई बेस्ड लोग हैं। तो काफी इमराती इंटरेस्ट है आज की डेट में आने में। एलजी साहब ने मुलाकात की हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर थानी से, जो वहां के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्रेड हैं, जो इंडिया और यूएई का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं। डॉक्टर थानी ने कमिट किया कि वो और डॉक्टर अलबन्ना, जो हमारे यूएई के एम्बेसडर इंडिया में दिल्ली में रहते हैं, वो मार्च के महीने में ट्यूलिप फेस्टिवल में चीफ गेस्ट बन के आएंगे। तो एलजी साहब ने कमिट किया है कि मार्च के महीने में डॉक्टर थानी यहाँ हमारे ट्यूलिप फेस्टिवल के दौरान रहेंगे और एक डेलीगेशन भी लेके आएंगे। साथ साथ ये भी अनाउंस हुआ है कि मई के महीने में हम इंटरनेशनल ग्लोबल समिट करेंगे इन्वेस्टर्स का, और वो श्रीनगर में होगा, और उसमें इमरात के काफी बिजनेसमैन आएंगे और सऊदी अरब के भी आएंगे। हमारी एक मीटिंग काफी लोगों से हुई जो सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर्स थे, वो भी काफी इंटरेस्टेड है कश्मीर आने में। एक उनको अपनापन लगता है कश्मीर से, जम्मू से, कि हमारा अपनी जगह है, हम पैसा अच्छा कमा सकते हैं। उन्हें इंटरेस्ट अच्छा मिलता है बिकॉज बाकी जगह इन्वेस्टमेंट करने पे बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती, 1-2% रिटर्न मिलता है। जो हमारे प्रेजेंट पॉलिसी है, जो हमारे प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनके लीडरशिप में हमें अब इतने अच्छे ऑफर्स ऑप्शन मिल रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर काफी आगे निकल जाएगा। तो ये मैंने एमओयू की बात बताई आपको, और जैसा मैंने बताया कि हमारे एक लार्जर ऑमनिबस एग्रीमेंट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ दुबई के रूरल कोर्ट से हो चुका है। तो अब तो बाकी कंपनियां उनके साथ ही आती है, उन्हीं की मलकियत में आती है। ये दुबई में कम से कम 10 से 15 हजार कश्मीरी रहते हैं और मोस्टली बिजनेस में है। कुछ कंपनीज हैं जो कश्मीरी ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं मुलाजमत के बिल्कुल। अलावा। तो क्या कोई कोशिश हुई, आउटरीच हुई उनको कि वो भी थोड़ा अपने घर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दें? मैं नाम नहीं लूंगा, बोलना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज कई मेजर कंपनियां होटल्स में, हॉस्पिटल्स में जो हमारी जरूरत है, और सीएस स्टोर में जो हमारे सेमों को दिक्कत होती है, ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हैं। मुझे मालूम है हम उनको जल्दी जमीन अलॉट करने वाले हैं। बड़े हॉस्पिटल, मतलब नॉट लेस देन 500 बेड्स का हॉस्पिटल हम खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, नर्सिंग स्कूल खोलेंगे, और 5 स्टार होटल खोलेंगे। मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज अभी लोग बोलेंगे आपने क्यों बोल दिया, बट मैं कंफर्म कर सकता हूं कश्मीर बेस्ड ग्रुप ज्यादा एक्टिव हैं और उनके पास अच्छा पैसा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब हालात बदल गए हैं। मैं हालात बदलने के बाद इसलिए बोलूंगा, सब कुछ कहीं ठीक नहीं होता है। मैं खुद दिल्ली का और बिहार का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है जन्नत कहीं नहीं होता है, वो तो अभी खोजना पड़ता है। बट कश्मीर में अब हड़ताल नहीं होती है 6 महीने की, कश्मीर में इंटरनेट बंद नहीं होगा, कश्मीर में ट्रैफिक बंद नहीं होगा। ये छोटी बातें नहीं है, इनसे उन्हें बहुत हौसला बढ़ा है इनका। तो हमारे जो कश्मीर के ग्रुप हमें छोड़ के चले गए थे, अब उनकी हिम्मत वापस आई है। मैं पर्सनली कई जो ग्रुप्स को जानता हूं, उन्होंने कंफर्म किया है कि दिसंबर के महीने में जितनी उन्होंने बिजनेस की है, वो 10 साल से उन्हें याद नहीं कभी किया, जो ठंड का महीना होता है। मैं एक फिगर कोट करूंगा, मैंने कल ही एयरलाइन से फिगर लिया है, मैं नंबर आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूंगा ताकि आपको नंबर, आपको डाउट ना हो। इससे मैंने कई लोगों को स्टोरी दी है पर मुझे छपा हुआ दिखाई नहीं पड़ा है, पर ये नंबर मैंने मंगाया है एयरपोर्ट डायरेक्टर श्रीनगर से। ये मैं डिस्कस करूंगा आपसे, जो नंबर्स हमारे श्रीनगर में फ्लाइंग के हो रहे हैं। मैं 20 मतलब नहीं बोलूंगा, हमारे 21 का हाईएस्ट फिगर 2460 फ्लाइट था, मतलब आना जाना मिला के, मतलब 1230 फ्लाइट था महीने का अराइवल। ये अक्टूबर में हाईएस्ट हुआ था और उससे पहले बहुत कम था। ये नवंबर में भी लगभग 2400 है, मतलब कोई कम नहीं हुआ। पैसेंजर्स हमारे जो हाईएस्ट फिगर थे जम्मू श्रीनगर एयरपोर्ट के, वो 3,31,000 अराइवल डिपार्चर मिला करके है। मान के चलिए आधा आधा है, एक 65 गए। इसके साथ साथ दिसंबर में भी ट्रैफिक हमारा 3,24,000 पैसेंजर का ट्रैफिक था। 3,24,000, मतलब दिसंबर ठंड का महीना है, ये न ट्रैफिक कम हुआ न हमारे फ्लाइट्स कम हुए। ये इंडिकेटर्स हैं नॉर्मलसी के। मैं फॉल्स नॉर्मलसी नहीं क्लेम करूंगा आपसे, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं आपसे। आप होटल्स देखें, हमारे होटल में जगह नहीं मिल रही लोगों को। आप अगर हमारे फ्लाइट से, कि फ्लाइट में जगह नहीं मिल रही है। और जो मैं बड़े सेटिस्फैक्शन साथ बोलना चाहूंगा आपको, हमारे टिपिकल जो एयरफेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे इन महीनों के बीच में, नहीं बढ़े हैं। एक दिन छोड़ करके लगभग 30 फ्लाइटें पर डे ऑपरेट हुई हैं श्रीनगर से, एक दिन छोड़ के। वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, जब मौसम बहुत खराब है तो कोई सेफ्टी चांस नहीं लेगा, पर हमने पूरी कोशिश की है कि हमारा फ्लाइट बंद ना हो।
हमारे जो ATF पे वैट लगता है वो 1% पे आ जाए, और हमें और इंकरेजमेंट के एयरलाइंस को उनसे कोऑर्डिनेशन किया कि फ्लाइटें कम नहीं करेंगे। हम लगातार इसको वॉच कर रहे हैं। मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन की हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है, तो लोगों का हौसला बढ़ा है, भरोसा वापस आया है। कश्मीर को लोग अब कश्मीर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब मैंने वही कहा इसमें। तो ये जो दुबई का हमारा एक्सरसाइज रहा, तो इससे हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम दिस वेरी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन? मैं कम से कम 3,000 करोड़ इन्वेस्ट करता हूँ एक्सपेक्ट। अकेला सेंचुरी फाइनेंस ने $100 मिलियन की बात की है, और एमयू फिगर मत जाइए, कई लोग बोलेंगे आप ये तो फिगर है, कोई भी कुछ बोल देता है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, एमओयू में कुछ नहीं होता। मैं भी आपसे साइन कर 2,000 करोड़ की साइन कर लूंगा, कोई चेक तो है नहीं, कोई मतलब हमको नहीं, पैसे लगे नहीं, साइन तो मारना है, बाद में भूल जाएंगे, जो अक्सर हाँ कई स्टेटों में होता है, बड़े बड़े एमओयू साइन होते हैं, होता कुछ नहीं है। मैं उस तरह बात नहीं करता जाता हूँ। मैं जब दुबई गया, सैटरडे को दिल्ली गया, फिर संडे को दुबई गया, मैं कठुआ गया, मैं जगह देख के आया जहाँ डीपी वर्ल्ड की लगनी है जगह। मैं ऑपरेशंस का आदमी हूं, मैं रेलवे को समझता हूं, मैं बाकी डिपार्टमेंट जानता हूं, मैं सबके ऑफिसर को खड़ा किया, डिप्टी कमिश्नर बुलाया, रेलवे को लोगों को बुलाया, जगह मैंने फिजिबिलिटी देख ली, ओनरशिप चेक कर ली, तभी मैं अनाउंस कर रहा हूं ये बातें। तो एमओयू वो हवा की एमओयू नहीं है, जगह तक मैं खुद देख के आया हूं। तो मैं दूसरी बात बोलना चाहूंगा, ये जो 3,000 करोड़ है, ये तो एक नंबर आपको लगता है आज के डेट में, बट ये बैक्ड विथ रियल नंबर्स है। मतलब ये वो एमओयू नंबर्स नहीं है। क्योंकि मैं एक और फिगर बोलना चाहूंगा आपके ऑडियंस के लिए, 75 साल में हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट इस स्टेट में, इंडस्ट्रीज में और सर्विसेज में 15,000 करोड़ नहीं टच करती थी। 14,000 कुछ नंबर आते हैं, चलिए गिव एंड टेक 1,000 करोड़ की गलती, कोई मिस हो गया, कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। आज की डेट में 7.5 महीने में, जो मैं मई से जोड़ रहा हूं मैं, हमारे पास ऑलरेडी 45,000 करोड़ के प्रपोजल्स, डीपीआर अपलोड कर दिए गए हैं, अलॉन्ग विथ मनी टू गेट लैंड। ये एमओयूज नहीं है, ये डीपीआर हैं, आप पैसे दिए गए इनको ऑनलाइन। तो लोगों ने 50,000 1 लाख रुपए खर्च किए अप्लाई करने के लिए, और डीपीआर बनाने में पैसे खर्च किए हैं, जो आज आ गए हैं। ऊपर से आप ये 3,000 करोड़ जोड़ दीजिए, तो मैं लगभग बात कर रहा हूं आपसे 50,000 करोड़ रुपए की, एक साल से कम के अंदर। और 75 साल में आप जोड़ लीजिए नंबर कितने थे, 15,000 करोड़ नहीं थे। ये पैसा आपको दिखेगा, जमीन पे दिखेगा, ये एमओयू फिगर नहीं है, ये रियल नंबर्स हैं। जो पैकेज हमें सेंटर ने दिया है, वो पैकेज किसी स्टेट को कभी नहीं दिया गया है। अरे मैं छोटी बात नहीं बोल रहा हूं, किसी स्टेट को कभी नहीं दिया गया है। आप अगर 100 करोड़ रुपए लगाएंगे, मिनिमम रिटर्न आपको मैं 400 करोड़ दूंगा। ये छोटी बात है, 4 गुना मिनिमम। इस बात को कैसे कोई आप नजरअंदाज कर सकते हैं इस चीज को? ये मैं सिर्फ फिगर्स बोल रहा हूँ, कोई एनालिसिस नहीं बोल रहा हूँ। मैं मतलब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर रहा है उस बात पर, तो मुझे मतलब कोई आपसे इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन एक बात तो है, हर एक इंसान कह रहा है कि मतलब हालात बदल रहे हैं और काम हो रहा है और पैसे बना रहे हैं। लेकिन जो फीलिंग कश्मीर में है वो ये है कि पर कैपिटा इनकम कम हो रहा है, जॉब्स कम हो रही हैं। इवेंचुअली कोविड और कोविड से पहले की सिचुएशन जो इसमें एसडीपी थोड़ा कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो अगर एक तरफ से हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और दूसरी तरफ से परचेजिंग कैपेसिटी जा रही है, तो इसका बैलेंस कहाँ से आ जाएगा? आप तो ऑपरेशंस के आदमी है, यू नो इट बेटर। मैं इसका सिंपल जवाब दूंगा, देखिए पूरी दुनिया को तकलीफ हुई है कोविड से, इसमें कोई डिनायल नहीं है। हमारा भी ग्रोथ नेगेटिव हुआ, इंडिया में पूरे हिंदुस्तान में ग्रोथ हुआ। अब अगर कश्ती नीचे जाएगी तो सब लोग साथ नीचे जाएंगे, उसमें बैठे हैं। तो कश्मीर उससे अछूता नहीं रहेगा, उसका पार्ट है। जम्मू की बड़ी दिक्कत आएगी। तो ग्लोबल इकोनॉमी की दिक्कत हुई है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। वो पूरे हिंदुस्तान में दिक्कत आई है, उससे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत कोशिश की है, काफी कुछ आगे बढ़े हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है, उसी पार्ट का एक हिस्सा है कि हम डेवलपमेंट को इतनी डीप ले जाएं, इतनी डीप ले जाएं कि हम काफी आगे बढ़ जाएं। मैं 2 नंबर पढ़ाऊंगा। हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से थ्रू KVIB और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने PMEGP में हमने 1 लाख जॉब क्रिएट कर ली इस फाइनेंशियल ईयर में, और हम 30,000 और जॉब क्रिएट कर लेंगे। आज तक 1,30,000 जॉब सो हमने फाइनेंस कराई है क्रिएट, ये आज तक क्रिएट नहीं हुआ। चलिए छोटी नंबर्स हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट आएगा 50,000 करोड़ का, ये क्या क्रिएट करेगा? जॉब्स क्रिएट करेगा। अकेला अपोलो हॉस्पिटल 1,000 जॉब क्रिएट करेगा जम्मू में। एक हॉस्पिटल 500 बेड का मैं बनाऊंगा, कम से कम एक बेड पे 7 आदमी जॉब क्रिएट होते हैं, लगभग 3,000 जॉब क्रिएट होंगे, राइट फ्रॉम डॉक्टर टू सिक्योरिटी गार्ड। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन नॉट फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। कश्मीर प्रोडक्शन फैक्टर्स नहीं है, जम्मू में प्रोडक्शन हो तो हिंदुस्तान में बहुत जगह हो जाएंगे। इंडस्ट्रीज लाई जाती है, इंसेंटिव दिए जाते हैं कि लोगों को जॉब क्रिएशन हो, एसेट्स क्रिएशन हो। एक हॉस्पिटल खुला, ऑफकोर्स आपका इलाज अच्छा हो जाएगा।
आपके मैंने ऑक्सीजन का इंतजाम किया था पिछली बार जब कोविड आया था। मैं मेरे फख्र से कह सकता हूँ इस बात को कि हमारी टीम ने एक आदमी को नहीं मरने दिया बिना ऑक्सीजन के। तो मैं रिकॉर्ड पे बोल सकता हूँ, कोई मुझे बताए इस बात को, ना जम्मू में ना कश्मीर में, जबकि बड़े मुश्किलात थे। हमने कैसे रात दिन एक किया और कैसे मुश्किल कंडीशन में काम में प्लांट चलाए। रात रात में मैं कई रात जगा रहा हूँ प्लांट ऑपरेशनाइज करने के लिए, ऑपरेशन मैनेज करने के लिए। ये फख्र नहीं होता कि पूरे हिंदुस्तान में मुश्किलात थे, हमारे यहाँ दिक्कत नहीं आई। हमारे सब डॉक्टर्स ने कोऑपरेट किया, हमारी टीम ने कोऑपरेट किया, बट वी डिलीवर्ड एज अ टीम। So my answer to your question is, if a hospital comes up in Srinagar, not just to get good treatment, it creates 7 jobs to a bed. और मैं कम से कम 1,500 बेड खड़े कर दूंगा अगले 3 साल में। आप जोड़ लीजिए 10,000 जॉब्स आ जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे। आपके मेडिकल स्टूडेंट्स, हमारे कश्मीर के बच्चे क्यों बांग्लादेश पढ़ने जाते हैं? क्यों नहीं श्रीनगर में रहेंगे पढ़ेंगे? क्यों नहीं जम्मू में रहकर पढ़ेंगे? पैसा यहाँ का यहाँ रहे, वहां क्यों खर्च होगा? हमारे बिजनेस लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बच्चे अपने घर में रहेंगे, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो essentially the entire industry is about job creation, not for the sake of industry. मैं यहाँ स्टील प्लांट नहीं लगा रहा हूँ, सीमेंट प्लांट नहीं लगा रहा हूँ, हम सॉफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएट कर रहे हैं। होटल्स खुलेंगे, होटल मैनेजमेंट बच्चे कौन जाएंगे? हमारे बच्चे जाएंगे जम्मू कश्मीर। तो वी नीड टू क्रिएट जॉब। पूरी एफर्ट इंडस्ट्रीज की होती है, नॉट फॉर प्रोडक्शन वैल्यू। तो इंसान बहुत जगह हो रहा है, सीमेंट बन के आएगा, स्टील बन के आएगा। हमें जॉब ओरिएंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्रीज में। तो मैं काफी सिलेक्टिव हूँ, इसलिए हमने स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट बहुत डिस्करेज किया है। हमें आईटी सेक्टर चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें सीएस स्टोर चाहिए अपने हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के लिए। तो एक कॉन्शियस कॉल है कि जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद ना करके, इनके एनवायरमेंट खराब ना करके, हम जॉब ओरिएंटेड सॉफ्ट इंडस्ट्री लाएं जिसका हमें लंबा फायदा मिले, जनरेशन आफ्टर जनरेशन को। तो आप दुबई बहुत सारे लोगों को साथ ले गए थे, जिसमें हम बहुत हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी थे, कुछ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से भी थे, कुछ टूरिज्म सेक्टर से भी थे। तो कोई ऐसी चीज हो गई जिसमें कुछ लगे कि कोई जॉइंट वेंचर का कुछ एक्सरसाइज हो रहा है? अदरवाइज देयर इज अ फीलिंग ऑन ग्राउंड कि जमीन ली जा रही है। मैं 2 बातें बताना चाहूंगा, अगेन आपके जरिए कुछ लोगों को खबर होनी चाहिए। हमारी जमीन जो है हमने अभी तक इंडस्ट्री से लॉट की है, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू लैंड है, वो तो अभी भी पहले मिलती रही। लासीपुरा स्टेट है, कुनमो है, क्रू है, और आपका जितने हमारे अदर स्टेट्स आ आते हैं, वो वायुवियन है, ये सब सरकारी रेवेन्यू लैंड, वो तो किसी ली नहीं गई है, वो तो रेवेन्यू लैंड चल रही है। मैं ऑन रिकॉर्ड स्टेट कर रहा हूँ और आप कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा आपके जरिए, हमने 1 इंच जमीन, जो राइट टू फेयर सेटलमेंट एक्ट है लैंड एक्विजिशन का, 1 इंच जमीन न अक्वायर की है, न करेंगे इंडस्ट्री के लिए। हम किसी की जमीन फोर्सिबली अक्वायर्ड नहीं करेंगे, पहली बात। इसका मतलब है मैं कमिटमेंट दे रहा हूं कि हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आपकी जमीन फोर्सिबली अक्वायर्ड नहीं करेंगे। तीसरी बात, जो रूल आप बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ लैंड यूज। चेंज ऑफ लैंड यूज आपका अपना ऑप्शन है, आपकी मर्जी हो आप कराइए, आपकी मर्जी हो ना कराइए, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। बट सपोज कि मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ कश्मीर का, मेरे पास जमीन अच्छी है हाईवे के पास, जिसमें मैं धान उगाता हूँ। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मेरे पास लगभग 8 कनाल जमीन, जिसको हम नॉर्मल को एकड़ बोलेंगे। मैंने सब लोगों से पूछा, भाई कितनी प्रॉफिट होती है 1 एकड़ जमीन में, 8 कनाल में आपको धान की खेती करने में या मस्टर्ड लगाने में? कोई लाख रुपए नहीं जोड़ पाया मुझे। नहीं, 1 एकड़ जमीन में आप अगर अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल देंगे, आप बताइए कितने पैसे मिलेंगे आपको? तो पूरी दुनिया में जो हाईवे के बगल में जमीन का क्या इस्तेमाल होता है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, होटल्स का, इंडस्ट्रीज का, सीएस स्टोर्स का। हम धान उगाते हैं। तो ये जो सीएलयू है, ये आपको आजादी देता है, आप तय करें कि आपको अपनी जमीन के साथ क्या करना है। आपकी हम वैल्यू अनलॉक कर देंगे, आपको नहीं करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आपकी मर्जी है, आप क्या करें। आपके बच्चे खेती नहीं करना चाहते, आप क्या करेंगे उस जमीन का? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री में आज तक चेंज ऑफ लैंड यूज पॉलिसी नहीं थी। आज हम एक ट्रांसपेरेंट टाइम बाउंड पॉलिसी ला रहे हैं, बट अगेन रिपीट, आई मार्क द वर्ड्स, आपकी मर्जी है, आपका फैसला है। हम फोर्सिबली कोई लैंड एक्वायर्ड नहीं करेंगे। इट्स ऑन रिकॉर्ड, आई एम स्टेटिंग दैट। ये आपकी मर्जी, आप बेचे, न मर्जी है मत बेचिए। आप धान की खेती करके खुश हैं, आपकी इच्छा। बट ये चेंज ऑफ लैंड यूज जो लैंड ओनर होता है वही अप्लाई करता है, उसकी मर्जी होती है, उसकी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट विल प्ले नो रोल एक्सेप्ट क्रिएटिंग एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट, जहां जमीन आपकी मर्जी हो तो आप बेचे, ना हो तो ना बेचे। अब एक सवाल के मेरे जवाब दीजिए, मैं बिहार का आदमी,
जैसे एक लास्ट कश्मीर सुल्तान बिहार में कहते मैं मेरे पास था तो मैं वहां गया था, मैं उनकी कब्रगाह पे गया था सुल्तान साहब की। नाउ कितने कश्मीर के लोगों ने बिहार में जमीन खरीद दी? शायद ही कोई होगा, नहीं, कोई राइट? नहीं। कोई मना तो नहीं किया था किसी ने। आपके पंजाब में भी अलाउड है कश्मीर के लोगों को, या पंजाब के लोग मतलब आपके पंजाब के लोगों को दिल्ली में अलाउड है? किसी ने खरीदा पूरी दिल्ली को? कोई कोई जमीन खरीद सकता है, जिसको मैं तो नहीं खरीद रहा हूँ जमीन, यहाँ पे ऑप्शन है आज, भाई मैं जहां रहूंगा वहीं रहूंगा। तो मेरी बात ये कहने की, ये बातें डरने की नहीं है, ये आपकी मर्जी है, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। आप ना बेचें, आपकी मर्जी, बट कोई पॉपुलेशन कभी डिस्प्लेस नहीं करता, हमेशा मेजॉरिटी पॉपुलेशन उसी स्टेट की होती है। आप किसी भी स्टेट को आप देख लीजिए, तो कोई मतलब मैं हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट की बात करूंगा, कोई ये बात नहीं कि लोग जबरदस्ती लाइन लगा के जमीन खरीदने को तैयार है। आप बेचेंगे तभी तो खरीदेगा कोई जमीन आपसे। ये मैं आपसे गलतफहमी को दूर करना चाहूंगा आपके थ्रू, दैट ये गवर्नमेंट कोई फोर्सिबली लैंड एक्वायर नहीं करेगी और इंडस्ट्री लगाने के लिए टू चेंज ऑफ लैंड यूज आपकी मर्जी के बगैर नहीं होगा। इससे ज्यादा मैं आपको एश्योरेंस दूं? नहीं नहीं, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन मेरे सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि कहीं was there any some kind of hope of some kind of joint ventures between investors who are not local and those who are local? मैनी ये सारे एमओयूज आप ये बताइए, जो लुलू आएगा कंस्ट्रक्शन किससे कराएगा, सामान किससे खरीदेगा? जो हमारे कार्पेट एक्सपो में हमारे लोग गए थे, जो हैंडीक्राफ्ट्स में गए थे, वो किससे कोलैबोरेट करेंगे? मैं आपको एक अच्छी खबर दूंगा आपके थ्रू, ऑल द पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। रिलायंस एक नई स्टोर चेन खोल रहा है स्वदेश करके। ये ग्लोबल चेन रहेगी जिसमें हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आइटम ही बिकेंगे। कश्मीर में सबसे बड़ा सोर्सिंग सेंटर बनने जा रहा है रिलायंस के स्वदेश स्टोर्स का। आप बताएं कोलैबोरेशन क्या है ये? हमने राजबाग सिल्क फैक्ट्री अपग्रेड की है, हमारी 40,000 मीटर की कैपेसिटी, हम 1.5 लाख मीटर पे चले गए। हम वूल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने आज ही चीफ सेक्रेटरी यूपी को भेजा था, वूल का कोट कश्मीर का, बहुत खुश थे बेचारे। तो ये तो हमें इंटीग्रेट करना है इकोनॉमी को विद द लार्जर इकोनॉमी। जो हमारी डेलीगेशन साथ गई, वो कई मीटिंग करके आई। हमारे टूरिज्म के जेकेटीसी के एमडी हैं सैयद हामिद, वो भी आज लौट रहे हैं। उनकी 15 मीटिंग हमने कराई है, टूरिस्ट कैसे श्रीनगर आए यूएई से। हमने जो इतनी जो पब्लिसिटी की है, क्यों किया है, क्यों डॉक्टर थानी को हम बुला रहे हैं चीफ गेस्ट में? वो आएंगे, 100 को लेके आएंगे, पूरी डेलीगेशन लेके आएंगे। ये जब तक मुलाकात नहीं शुरू होगी, बातचीत नहीं शुरू होगी, लोग कश्मीर आएंगे जाएंगे नहीं, जम्मू आएंगे जाएंगे नहीं, तो बिजनेस तो बाद में होगा। लोग पहले देख तो ले कश्मीर क्या है, किस चिड़िया का नाम है, कितनी खूबसूरत जगह है। तो मैंने कहा था वहां पे जो फेमस अमीर खुसरो के लाइन्स हैं अबाउट पैराडाइज इज हियर, मैंने बोला द पैराडाइज वाज लॉस्ट, द पैराडाइज बीइंग रीगेन्ड। हमारी पूरी दुनिया को समझना है जम्मू एंड कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, और वो यहाँ घूम सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। हम वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो ठाकुर साहब, हमारे दो सेक्टर्स बड़े की सेक्टर हैं। एक तो हमारा हॉर्टिकल्चर है और दूसरा हमारा हैंडीक्राफ्ट है। तो हैंडीक्राफ्ट के बारे में आप अभी रिलायंस की बात कर रहे थे, उसमें काफ़ी पैसा हमारा इन्वेंट्री में इस वक्त फंसा है बिकॉज ऑफ कोविड। तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट्स ओवरऑल आपके यहाँ एक बास्केट है, आप कह रहे हैं कि 47-48 करोड़। तो 1000 इसमें करोड़ का, इन 1000 करोड़ में बोलूंगा। इन दो सेक्टर्स के हवाले से क्या हो रहा है? इज देयर समथिंग हैपनिंग ऑन दोस टू फ्रंट्स? हैंडीक्राफ्ट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। एज आई मेंशन टू, रिलायंस वाज द फर्स्ट ऑप्शन। हम अपनी सेल्स कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हमने और शोरूम खोलने शुरू कर दिए हैं, और हमारी वुल की भी कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। जो हमारे बेमिना मिल है उसको भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं, अगले महीने इनॉग्रेट हो जाएगी वो भी। राजबाग में हमने काफी एक्सपैंड कर दिया है। थोड़ा कोविड के कारण बिजनेस थोड़ा इफेक्ट हुआ, इसमें मैं डिनाइल नहीं करूंगा। कोविड नहीं है, आज हम घर नहीं बैठे हैं, कम से कम 5-10 एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से कोविड हो रखा है। आज के डेट में आधे लोग ऑफिस में नहीं बैठे हुए हैं। कोविड सीरियस इशू है, अफेक्ट हुआ है इकोनॉमी। इसमें हम गवर्नमेंट सपोर्ट्स बहुत नहीं करते, बिकॉज हमारी जो गवर्नमेंट की इनकम आपकी इनकम है, पैसे आप देते हैं, गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है। हमें भी अफेक्ट हुआ है, बट हम प्रमोशनल इशू में जा रहे हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, हम दुबई एक्सपो में गए, प्रमोशनल इफेक्ट था पूरा हमारा कि लोग देखें कि हमारी आर्ट क्या है। गुलाम रसूल साहब क्या कर रहे थे, हमने पश्मीना वहां पे कानी शॉल बना के दिखा रहे थे। हम लोग कार्पेट बना के दिखा रहे थे, कैसे हमारे कार्पेट्स बनते हैं, दुनिया समझे कार्पेट क्या है। सुल्तान अहमद साहब जो डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन है, उन्हें ये नहीं पता था कि कश्मीर से कार्पेट बनते हैं, जो कि दुनिया घुमा हुआ आदमी है। बड़े दुख की बात थी, अफसोस की बात है कि उनको बताना पड़ा कि साहब कश्मीर आओ। उनके देख के आंखें फट गई। वो 10 लोगों को बोलते हैं कश्मीर कार्पेट कैसा होता है। हमें रीच आउट करना है, हम अमेरिकन मार्केट नहीं पहुंच पाए, वहां भी कोविड फैला हुआ, अब नहीं जा पा रहे हैं, हमें अमेरिकन मार्केट रीच आउट करना है। तीसरी बात, हम सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में
20 साल के बाद पार्टनर स्टेट बने हुए थे, वो भी कैंसिल हो गया फिलहाल बिकॉज कोविड आ गया है। बट हम अपनी नुमाइशें करेंगे। आईटीपी में हमने 50 स्टॉल लगाई थी अपनी। तो पूरा रीच आउट का एफर्ट है, ये मार्केट को दिखाना है। गवर्नमेंट परचेस करे क्या करेगी, हम तो किसी को बेचना चाहते हैं, मार्केट खुद डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हम पूरी कोशिश करें कॉमर्स डिपार्टमेंट को हम प्रमोट करें। ये जो हमने एक्सपोर्ट हब की बात की, हमारे पश्मीना लोगों को दिक्कत आ रही थी फाइबर के कारण शतूश के, हम मशीन्स खरीद रहे हैं जो अगले महीने लग जाएंगी हमारे श्रीनगर में, और हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे श्रीनगर से शारजा और मार्केट्स में, मतलब पूरे गल्फ मार्केट में। तो हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे, हम लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करेंगे और प्रोडक्ट के बारे में और डिस्प्लेस करेंगे। ये प्राइमरी एफर्ट रहा हमारा इसका। तो जब ठाकुर साहब, जब हम पिछली बार मिले थे, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान हुआ था, तो आपने वो एक्सप्लेन की थी हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही इम्प्रेसिव और थोड़े लंबे तवील इंटरव्यू में। तो आज भी मैं एक और सवाल आपको इसी हवाले से पूछूंगा। इस वक्त जो पूरा एम्फेसिस है इन्वेस्टमेंट की तरफ है कि ज़्यादा पैसा आ जाए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, तो बकौल आपके ये प्रोडक्शन के हवाले से नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से हो रहा है सब कुछ, और हेरिटेज सेक्टर को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन काफ़ी टाइम से मैं सुन रहा हूँ कि जो हमारा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, प्रिवेलिंग, मतलब जो हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट, इसमें छोटे छोटे कारखाने हैं, उन सब की ये प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो तो नए लोगों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जो हम पुराने पुराने इन्वेस्टमेंट है, हम तो आउट ऑफ बिजनेस होने जा रहे हैं अगर इसमें इंटरवेंशन ना हुआ तो। हम इंटरवीन कर रहे हैं लिमिटेड मैनर, बिकॉज हमारे पास फंड्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं स्टेट में। पर जैसा होम मिनिस्टर साहब ने कहा था जब वो लोग मिलने आए थे, उनसे श्रीनगर में आए थे, तो हमें नए लोगों की तरह की इंडस्ट्री चाहिए। कई इंडस्ट्रीज में आपके थ्रू साफ साफ बोलना चाहूंगा कि कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। एचएम साहब ने कहा है, कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने कहा, तो मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। नए सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे आपके होटल्स बहुत कम है। अब एक सिंपल सवाल है, हमारी कई मीटिंग्स कैंसिल हो गई श्रीनगर में बिकॉज हमारे पास होटल कमरे नहीं थे। इंक्लूडिंग कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की मीटिंग कैंसिल हो गई, हम कमरे नहीं दे पाए उनको। हमें होटल्स चाहिए। हमें गुलमर्ग में, सोनमर्ग में, पहलगाम में होटल्स नहीं है हमारे पास, वो आए चाहिए। हमें हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें सीए स्टोर्स चाहिए, हमें मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स चाहिए, हमें हॉर्टिकल्चर यूनिट्स चाहिए। अब मसला आता है कुछ इंडस्ट्रीज का जो शायद वायबल नहीं है। ये इनफैक्ट मीटिंग में बात हुई थी। जब इंडिया से इकोनॉमी से इंटीग्रेट होता है जम्मू एंड कश्मीर का इलाका, तो कई चीजें वायबल नहीं जाएंगे, बिकॉज पहले ये अलग स्टेट था, जिस कारण इन्हें लोकल परचेज में प्रेफरेंस का पूरी ब्लाइंड सपोर्ट मिलती थी। आज वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमें वही करना चाहिए जो हम अच्छी तरह कर सकते हैं। अब गुलमर्ग तो बिहार में बनेगा नहीं, पहलगाम तो बिहार में, यूपी में आएगा नहीं, ये तो यहीं रहेगा। यहाँ के जो होटल्स जॉब क्रिएट करेंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे। अब एक सीमेंट फैक्ट्री में लगा दूं यहाँ पे, जो कि मैं यूपी में लगा सकता हूँ या मैं लगा सकता हूँ मध्य प्रदेश में, वो तो कम्पीट नहीं कर पाएगा, हम एनवायरमेंट खराब करता है हमारा। मैं एक स्टील फैक्ट्री लगा दूं, मैं सब कुछ बाहर से लेके आऊंगा, कोयला हो चाहे बिजली हो चाहे जो भी करना पड़े। तो इसेंशली हमें जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है वो हमारे स्टेट का अलग है। हमारी आबो हवा है, हमारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे लोग हैं, हमारी जगह है, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। तो मैं एक वर्ड यूज करूंगा, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है। जैसे अमेरिका में है, कंपनी बंद होती है तो 10 कंपनियां और खुलती हैं, तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होगा। सारी कंपनियां वायबल नहीं रह जाएंगी, बिकॉज जो प्रोडक्ट सस्ते बाहर मिलते हैं वो हमें सस्ते बाहर लाने चाहिए। जो प्रोडक्ट नहीं बाहर मिलते हम अच्छा बना सकते वो हम बनाएंगे। हर स्टेट अपने हिसाब से काम करता है, हर स्टेट हर काम नहीं करता है। तो अगर उड़ीसा में स्टील माइन है, आपके एल्युमिनियम माइन है, तो उनके यहाँ वेदर नहीं है कि वो पहाड़ों पे लोग घुमा सके। उनके यहाँ वो दूध की प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं, उनके यहाँ वॉलनट और एलमंड्स नहीं होते हैं। हर स्टेट को हर काम नहीं करना है, हमें वही काम करना चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद हो। एक वर्ड जो मैंने यूज किया, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होगा, बट उनकी बुनियाद पे एक नई इंडस्ट्रीज आएंगी। मैं एक मिसाल के तौर पे बोलूंगा, हमारे पास लगभग 25 लाख टन का एप्पल का प्रोडक्शन होता है। हमारे ए कैटेगरी एप्पल 6 लाख है, एक ए कैटेगरी की प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। आज तक हमारी जो सीए स्टोरेज कैपेसिटी है 1.5 लाख टन भी नहीं है, बाकी 4.5 लाख टन तो डिस्ट्रेस सेल करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें सीमेंट फैक्ट्री खोलनी है या सीए स्टोर खोलना चाहिए? तो कई चीजें बंद होंगी, ये नेचर का पार्ट। हम सपोर्ट देंगे उनको जितना हमसे संभव हो सकता है, बट मार्केट डिफेंड तो खुद करना पड़ेगा आपको। तो उसके कारण एक चर्न आएगा, इकोनॉमी चेंज करेगी। जैसे आप मार्क करें, अमेरिकन इकोनॉमी है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड नहीं है, वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गई है। अब गाड़ियां जब जापान से आनी शुरू हो गई, जब टेस्ला काफी इलेक्ट्रिक कार में आगे बढ़ गई। आप यूएस के देखिए कंपनी, टॉप कंपनियां टेक्नोलॉजी की हैं। एप्पल का एक भी प्रोडक्ट अमेरिका में नहीं बनता है, बट कमाई हुई होती है।
तो उनको मालूम है कि हमारे एडवांटेज टेक्नोलॉजी में है, प्रोडक्शन में नहीं है। तो प्रोडक्शन आल्सो चाइना करते हैं, टेक्नोलॉजी करते हैं। तो मैं आपके जरिए बताना चाहूंगा, हमें एक प्रोसेस पे बिलीव करना पड़ेगा कि हमें वो करना चाहिए जो हम बढ़िया से कर सकें, लोअर कॉस्ट पे कर सकें। लॉ ऑफ कंपटीटिव एडवांटेज यही होता है, और ये हमारी सारी दुनिया करती है। हमें थोड़ा अडॉप्ट करना पड़ेगा। चेंज अच्छा नहीं होता है, लोगों को तकलीफ होती है, बट कैन वी सर्वाइव विदाउट चेंज? We cannot. So let us reorient ourselves. Some industries will not survive, as it doesn't survive in India also. बड़ी बड़ी कंपनी बंद हो जाती है। मैं मिसाल दूंगा बजाज स्कूटर्स का। बजाज स्कूटर आज स्कूटर नहीं बनाता है, वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर हो गया है। उसके ज्यादा पैसे आते हैं बजाज फाइनेंस से। आईबीएम हार्डवेयर नहीं बनाता है, जबकि सबसे अच्छे कंप्यूटर हार्डवेयर आईबीएम बनाता था। हर आदमी को अपने आप को रीओरिएंट करना पड़ेगा। तो मैं आपके जरिए बताना चाहूंगा कि तकलीफ है, बट अडॉप्ट करें। टाइम्स बदलते हैं, कंपनीज के नीचे चेंज होते हैं, जॉब्स आते हैं। आईटी इंडस्ट्री नहीं था, आज आ गया। आज हम noon.com की बात करते हैं, आज हम वेयर हाउसिंग की बात करते हैं। आपके अमेजन के फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ है? श्रीनगर में, जम्मू में। वो क्यों नहीं हम हजार जॉब क्रिएट करेंगे हमारे लिए? तो अब हमें कोई फायदा नहीं कि इलेक्ट्रिक पोल बनाए या फेंसिंग करें जो हमें पानीपत से या सोनीपत से या फरीदाबाद से सस्ते मिल जाएंगे। हम वो करें जो हमारे लिए अच्छा है। तो जनाब ठाकुर साहब, आपने हमें इतना वक्त दिया, इतना एक्सप्लेन किया हमको, इतना तो हम तो बहरहाल अभी तक तो खबरों में पढ़ते थे, तो आज हमने बिल्कुल आपसे पूरी फर्स्ट हैंड कहानी सुन ली। तो बात ज़रूरी है, बात से बात बनती है। तो जैसे ठाकुर साहब ने कहा कि बात बहुत ज़रूरी है। आज अगर बात इन्वेस्टमेंट की हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की हो रही है, इकोनॉमिक्स की हो रही है, तो उम्मीद है कि बात से बात आगे बढ़ेगी और मामलों पर भी बात हो जाएगी। ठाकुर साहब, हम आपका बहुत मशकूर हैं। आपने लास्ट टाइम भी और अब भी हम इतना टाइम दिया और इतना एक्सप्लेन किया हमारे ऑडियंस के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाने के लिए। थैंक यू।